सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी, आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में असद खरल साहब के पास होशरुबा इंकशाफात हैं। मौलाना फजलुर रहमान, उनके ख़ानदान के हवाले से करप्शन की ऐसी दास्तान है कि आप सब हैरान और परेशान हो जाएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते क्या हैं और कैसे नाकाबिले तरदीद सबूत हैं असद खरल साहब के पास। उसकी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने बात करनी है बल्दिया टाउन सानहे की। पाकिस्तान की तारीख़ का ये बदतरीन वाक़या था, दहशत गर्दी थी, ऐसा सानहा कि रूह लरस जाती है इसके बारे में सुनकर, इसके बारे में बात करके। इस हवाले से हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान भी हैं। जवाद अहमद साहब, उनका बड़ा किरदार है लवाहिकीन को इंसाफ दिलाने में और उनकी मुआवनत में। उनसे हम बात भी करेंगे, आज खुसूसी तौर पर हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको इस साने के हवाले से बता दूं, उसके बाद हमने फ़ारूक सत्तार साहब से भी बात करनी है, सीनियर पॉलिटिशियन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ये 11 सितंबर 2012 बल्दिया टाउन फैक्ट्री में आतिशज़दगी हुई और 260 अफराद इसमें जाँ बहक हो गए। इब्तदाई तौर पर फैक्ट्री मालिकान के ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सब ने कहा कि फैक्ट्री मालिकान इसमें कसूरवार हैं, क्योंकि शुरू में शायद इसको हादसे की शक्ल दी जा रही थी। आग लगी या लगाई गई, तहकीकात के लिए 9 रुकनी JIT फिर बनी। फरवरी 2015 JIT की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी जाती है और उसके बाद आगे JIT रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको बताऊं, 25 करोड़ रुपए भत्ते की अदम अदायगी पर फैक्ट्री में आग लगाई गई। ये JIT रिपोर्ट में सामने आया। मार्च 2016 मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत आग लगाई गई, वाक़या दहशतगर्दी। अगस्त 2016 हमाद सिद्दीकी, अब्दुल रहमान समेत दीगर के खिलाफ चार्जशीट फाइनल। दिसंबर 2016 अब्दुल रहमान उर्फ भोला इंटरपोल के जरिए बैंकॉक से गिरफ्तार होता है। अप्रैल 2017 में पुलिस की अब्दुल रहमान भोला के खिलाफ ज़िमनी चार्जशीट फाइल होती है। हमाद सिद्दीकी की हिदायत पर फैक्ट्री में आग लगाई, अब्दुल रहमान भोला का एतराफ़ी बयान सामने आता है। फैक्ट्री मालिकान ने भत्ते की अदायगी या फैक्ट्री में शराकतदारी से इनकार किया, अब्दुल रहमान भोला का बयान। रऊफ सिद्दीकी ने फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, अब्दुल रहमान भोला का इल्ज़ाम। पुलिस ने अपनी ज़िमनी रिपोर्ट में रऊफ सिद्दीकी को मासूम करार दे दिया। जनवरी 2018 अदालत ने रऊफ सिद्दीकी को भी मुल्जिम करार दे दिया। अप्रैल 2019 में अहम तरीन गवाह ने ज़ुबैर उर्फ चरिया को शनाख्त किया। अप्रैल 2019 रऊफ सिद्दीकी, ज़ुबैर चरिया, अब्दुल रहमान पर फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है और सितंबर 2019 में MQM ने भत्ता मांगा। फैक्ट्री मालिक अरशद भीला का ये बयान सामने आता है। अब्दुल रहमान भोला ने हमाद सिद्दीकी की मां पर भत्ता और फैक्ट्री में हिस्सा मांगा, ये अरशद ने कहा। सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस का फैसला आखिरकार 8 साल बाद सुना दिया जाता है। रहमान भोला, ज़ुबैर चरिया को सजाए मौत, रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुल्जिमान बरी कर दिए जाते हैं। हमाद सिद्दीकी बैनुल-मुल्क मफरूर है और इश्तिहारी है और आज तक यही किस्सा चल रहा है। 8 साल लगे इंसाफ मिलने में। जवाद अहमद साहब हमारे साथ हैं, मैं इनको समाजी रहनुमा भी कहूँगा, लेकिन बराबरी पार्टी पाकिस्तान के भी ये सरबराह हैं। और मैं इससे पहले कि इनसे सवाल पूछें, इन्होंने जो काम किया बड़े बड़े लोग ना कर सके, बड़े बड़े सियासतदान ना कर सके, इन्होंने अपने फ़न के ज़रिए आवाज़ पहुंचाई उन लवाहिकीन की, हुकाम तक उनकी आवाज़ बने। वो नगमा मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूँ कि फिर जिसकी वजह से पूरी कैंपेन बनी और लवाहिकीन को इनकी माली इमदाद की गई, जिनके कमाने वाले इस दुनिया से चले गए, जिंदा जलाकर मार दिए गए। पार्टी पाकिस्तान के सरबराह जवाद अहमद हमारे साथ हैं, फ़ारूक सत्तार साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जवाद साहब, आप इसमें पटिशनर भी हैं, आप आवाज़ बने लोगों की, क्या आपको लगता है इंसाफ हो गया है इस केस में? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने मुझसे पूछी है। मैंने भी ट्वीट किया था, मैंने उसमें लिखा कि मुझे बड़ी मायूसी हुई है इस फैसले से, क्योंकि पहली बात तो ये कि बड़े लोग इस मुल्क में हमेशा छूट जाते हैं और जो गरीब लोग हैं, जो मैं ये नहीं कहता उन्होंने नहीं कुछ किया था और उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ उनको सज़ा मिलती है, बड़े लोगों को नहीं मिलती। दूसरा ये कि जो ये मामला स्टार्ट हुआ था, जब मुझे पता चला कि ये हुआ है, तो करामत अली साहब ने मुझे कहा, जिन्होंने मुकदमा सबसे पहले किया था इन लोगों के ऊपर, फैसल सिद्दीकी उनके एडवोकेट थे, बहुत बड़े वहाँ पे लॉयर हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए। मैंने पूरा जायज़ा लिया, मैंने कहा मुझे लवाहिकीन के साथ खड़ा होना है
उनके साथ में ये सारा कैंपेन बनाएंगे हम, और उस कैंपेन के ज़रिए फिर ये हुआ कि 1.6 मिलियन डॉलर्स के करीब, नहीं 6 कुछ मिलियन डॉलर्स के करीब जो है पैसा वो इनको दिया गया, इनके लवाहिकीन को, क्योंकि तकरीबन 255 से 300 लोग थे। मैं समझता हूँ कि फैक्ट्रीज की हालत वैसी की वैसी है। देखें उसामा, अगर इतना बड़ा एक वाक़या होता है, देखिए उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मैं पहली बात तो करूंगा हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। फैक्ट्रीज जितनी भी हैं पाकिस्तान में, ज़्यादातर के अंदर ये जो ख़ास तौर पे कराची में इस तरह की जो फैक्ट्रीज बनी होती हैं, जैसे अली एंटरप्राइज ये भी थी, उसमें एक ही दरवाज़ा होता है जाने का। 300, 400, कई जगह हज़ार मजदूर काम कर रहा होता है, एक दरवाज़ा जाने का होता है। ये 2 फ्लोर्स पे थी, निचले फ्लोर के अलावा अगला ऊपर वाला फ्लोर भी था, तो एक दरवाज़ा बस, ऊपर से सीढ़ियाँ जा रही हैं। अच्छा फ़र्ज़ करें एग्जिट तो है कोई नहीं, तो एग्जिट होना ज़रूरी है, इंडस्ट्रियल यूनिट है, कोई नहीं बनाता। फिर फायर एक्सटिंग्विशर तक नहीं होते, मतलब फायर आप नहीं बुझा सकते। इस तरह की डरबों के अंदर लोगों से काम कराया जाता है और करोड़ों रुपया लोग कमाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो मैं इधर कहना चाहूँगा ख़ास तौर पर, कि पहले तो सिर्फ मालकान के खिलाफ मुकदमा हुआ था, और उसके अंदर बहुत बड़े बड़े मसाइल ये देखे गए थे कि क्यों नहीं ये SOPs पे करते सारे मालकान जितने भी हैं। आज तक वैसी चल रही है फैक्ट्रीज। ये रहमान भोला और जुबैर चीज़ें तो बहुत बाद में आए, जब हमने मुकदमा किया था उस वक्त तो सिर्फ मालकान के खिलाफ था। लेकिन मैं जो असल बात कहना चाहता हूँ, पता हुआ क्या था, जब आग लगी जी तो ऊपर से जो लोग थे फर्स्ट फ्लोर से, वो नीचे की तरफ जब भागे तो उनको पता चला कि बाहर से कुंडी लगी हुई है। कैन यू इमेजिन कि वो कुंडी क्यों लगाई गई थी? और ये मैं नहीं कह रहा, ये बयान दिया था चौकीदार जो थे, उन्होंने आके बयान दिया था अदालत में कि कुंडी इसलिए लगाई थी हमने अपनी मैनेजमेंट के कहने पे, या मुझे नहीं पता मालकान के कहने पे किया या मैनेजमेंट के, इसलिए लगाई थी ताकि वो जो आग लग चुकी थी तो कहीं जो भागेंगे मजदूर तो वो कपड़े उठा के ना भाग जाए। मतलब जो कपड़े वो बना रहे थे वो, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ जो उन्होंने अदालत में आके कहा था। तो इस वाक़े के ना बहुत से पहलू हैं जो कि इंसानी पहलू हैं। उसके अंदर देखा जाए तो हमारे जो हुक्मरान हैं ये सैकड़ों कनालों में रहने वाले, हज़ारों कनालों में रहने वाले, इनको क्या पता कि गरीब लोग किस तरह रहते हैं। 12-12 हज़ार रुपये में वो काम करते थे, 14,000 मिनिमम वेज थी, 12,000 रुपये वो काम कर रहे थे सारे लोग, जिनको जो कि जल के मर गए थे। तो इस मुल्क के अंदर मैं समझता हूँ कि आवा बिगड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेहनत कशों के लिए बहुत बुरा मुल्क है। ये आपने बहुत बड़ा काम किया क्लास के लिए। कम से कम ये जो पीछे लोग रह गए थे उनके तो कमाने वाले चले गए। इसका कोई सहने का, जिस तरह लोग दुनिया से गए उसका दावा तो नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल $61 लाख उनके लवाहिकीन को अगर मिले हैं तो ये आपने इसमें बड़ी काविश की। फारूक सत्तार साहब सीनियर पॉलिटिशियन हमारे साथ हैं, असद खरल साहब भी सवाल करना चाह रहे हैं फारूक सत्तार साहब आपसे। लेकिन मुझे बताइए ये क्या बात हुई कि जी जिस तरह जवाद साहब ने कहा कि कुछ मुजरमान जो हैं उनको उम्र कैद है, किसी को फांसी दो को, हमाद सिद्दीकी का कौन नहीं जानता क्या करता रहा, वो मफरूर है। बाकी आपको लगता है इंसाफ हो गया? रऊफ सिद्दीकी साहब जो है, जो पहले मुद्दई बने केस मालकान के खिलाफ को आया, केस वापस क्यों ले लिया गया और कितने पैसों में डील हुई, सारी चीजें जो है। और ऐसे क्या आप समझते हैं कि इंसाफ हो गया? और जिन्होंने वन एग्जिट जो एक रास्ता जवाद साहब ने बड़ा अहम पॉइंट उठाया है, क्या वो KDA, SBCA, LDA जितने भी वहाँ के इदारे हैं जिन्होंने फैक्ट्री को इस तरह का एग्जिट उसमें नहीं थे सेफ्टी मेजर, जो वो मिली भगत की, जिन्होंने उसको बनने दिया, इग्नोर किया, क्या उनको लटकाना नहीं चाहिए? ये अब क्या इंसाफ हो गया? आप समझ फारूक सत्तार साहब? मैं ये समझता हूँ कि इस सानहे के और इसके बाद जो इसमें मुकदमा बना है इसके कई पहलू हैं। आप अगर आज के फैसले से कोई भी ये समझे कि ये मुकम्मल इंसाफ हो गया तो यकीनन जो सवालात आपने उठाए इसकी दूसरी जहतें हैं, दूसरे पहलू हैं, वो तो अभी एड्रेस ही नहीं हुए। और आज के फैसले पर भी जाहिर है कि इंतहाई अगर जिम्मेदारी है इंसदाद दहशतगर्दी के जज साहब ने, अगर उन्होंने इंसाफ के सारे तकाजे पूरे किए हैं और अगर उन्होंने ठोस सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर यह फैसला दिया है, तो मैं इस यकीन पर कि उन्होंने इन तीनों चीज़ों को फॉलो किया होगा। मैंने भी ये कहा कि मैं भी मुतमईन हूँ, क्योंकि मैंने मुतासरीन लवाहिकीन की अक्सरियत को भी इस पर इत्मीनान का इजहार करते हुए देखा कि चले 8 साल बाद उन्हें कुछ तो इंसाफ मिला। तो चले हम ये मान लेते हैं कि ये एक पहलू पर ये इंसाफ, जो लोग मेन थे MKM के कारकुनान, इन्होंने इर्तिकाब किया इस वाक़े का,
और उन्हें सजा सुना दी गई। लेकिन फारूक स्टार साहब, वो तो कारकुन, वो तो एक पपेट थे, हैंडलर तो उनके बच गए ना, जो उनके मेन हैंडलर थे, जिन्होंने भत्ता मांगा था, जिन्होंने उनको इस्तेमाल किया, जुबैर चिल्गिया भोला को, वो तो आज भी आजाद है, उनको तो किसी ने पूछा। डॉक्टर फारूक सत्तार कल भी एमकेएम में था, वो दूसरी एमकेएम थी। 22 अगस्त के बाद डॉक्टर फारूक सत्तार ने एक एमकेएम बनाई जिसे एमकेएम पाकिस्तान कहते हैं, और उस एमकेएम से भी जो बिगाड़ और खराबी थी उसने मुझे कबूल नहीं किया, मुझे अलग होना पड़ा। लेकिन आज भी मैं, कल भी और आज भी मेरा ये मौक़िफ़ है कि जो भत्ता मांगने वाले थे उन्हें भी, ये भी एक मुकदमा होना चाहिए, ये तहकीकात भी होनी चाहिए। ये इसकी ज़िमनी हो, झेली हो, इसकी मुतवाज़ी हो, पैरेलल हो, इसी मुकदमे के साथ जोड़ दें। ये प्योर एक क्रिमिनल मुकदमा बना था, तो भत्ता मांगा ये भी क्राइम है और उसकी वजह से ये हुआ है। अगर ये सारी एविडेंसेस आ गए हैं तो जिन्होंने इर्तिकाब किया है पपेट तो उन्हें तो कह दिया गया कि सजाए मौत दे दें, लेकिन उन्हें अगर किसी ने हुक्म दिया था और उसमें ये बच्चे का ही मामला था, तो मेरी तरफ से पहले भी, कल भी, आज भी 100 मरतबा। डॉक्टर साहब, आपको क्या शक है? आप सच बोलते हैं, मुझे पता है। एमकेएम पहले भी आपकी थी, अभी भी आपकी है। एमकेएम के कुछ कब्जा ग्रुप ने कब्जा किया है, आज भी एमकेएम के कारकुन आपको दिल से चाहते हैं। आप दिल पे हाथ रख के और कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमें पता है। क्या ये भत्ताखोरी नहीं, भत्ता नहीं मांगा गया था? आप बता दें। मैं देखिए बखुदा, आपने मुझे दिल पे कहा, मैं समझ लें कि कुरान पे हल दे रहा हूँ आपको। बिल्कुल। मैं अमेरिका गया था इस सानिया के 3-4 माह के बाद, एक मेरा विजिट था वहाँ। मेरे 2 कारकुनों ने मुझे भाईला ब्रदर के एक भाई से मिलवाया और मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल अपना दिल खोल दें, मुझे बता दें कि किसने भत्ता मांगा, क्यों ऐसा सानिया हुआ। उन्होंने अमेरिका में, देखें, अगर पाकिस्तान में उन्हें धमकाया गया, डराया गया, वो मुल्क छोड़ कर चले गए, पहले उन्हीं पर केस डाल दिया गया, फिर वो वापस लिया गया, और ये भी है कि वो वापस लेने के भी किसी ने पैसे लिए, और तो ये सारी बातें अभी तय होना बाकी हैं। ठीक, अभी बहुत मैं कह रहा हूँ कि मुकम्मल जवाब साहब। अच्छा, तो उन्होंने मुझे साफ कहा कि नहीं फारूक भाई, बस हमारी जमानत हो गई है, ये केस हम पर झूठा बना है, हम पर नहीं बनना चाहिए। किन पर उन्होंने जो बताया था आपसे, वो जरा शेयर कौम से करें कि उन्होंने क्या कहा था? 1 मिनट, उन्होंने क्या आपसे कहा? कौन लोग हैं? देखिए, उन्होंने ये कहा कि ये जो आप बात कर रहे हैं, ये तो देखिए फितरा, हर फैक्ट्री से लोग एमकेएम को भी देते हैं, किसी और को भी देते हैं, तो हमें इस पे इश्यू ही नहीं। मैंने कहा नहीं, जो 5 करोड़ 20 करोड़ की जो रकम आती है, ऐसा 25 करोड़ क्या फितरा है या भत्ता है? 25 करोड़ रुपए की रकम डॉक्टर साहब, 25 करोड़ की रकम को आप फितरा कहेंगे या भत्ता कहेंगे? देखिए, मैं अखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर पाबंद हूँ। मैं उन लोगों को एक्सपोज करूंगा, उनको नहीं हम करने के लिए कहेंगे। क्या रऊफ सिद्दीकी ने मुकदमा वापस नहीं लिया? उन्होंने मुकदमा दर्ज करा के वापस किसने पैसों में लिया, और भत्ता क्या नहीं मांगा गया? आप एक यस और नो बता दें, आप बता दें। देखें, जब तक ये सारी बातें तहकीकात होकर साबित ना हो, मैं प्रीवी नहीं हूँ। मेरे तो साबित हो चुकी है। जवाब साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, जिस तरह से आपने खुद कहा कि अनफॉर्चुनेटली वर्कर्स को सज़ा हुई, लेकिन वो लोग जो जिम्मेदार थे, जिन पे ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने भत्ता लिया, जो JIT बनी उसमें सारे कैरेक्टर्स के नाम सामने आए कि किस बंदे के कहने पे किसने कितना भत्ता लिया, किसके ज़रिए से लिया, हर चीज़ क्लियर है, दीवार पर लिखी हुई है। अब ये फैसला आ चुका है, अब क्या आप इसको आगे लेके जाएंगे? मेरा मतलब हाई कोर्ट में या बड़ी कोर्ट्स में? देखिए, मैं तो पहले भी ये समझता था, आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो अदालतें हैं उनके ऊपर हमें सवाल उठाना चाहिए अगर हमें कोई गलत फैसला लगे। इसलिए मैं आज इधर आया भी हूँ, क्योंकि इतना एक्टिविज़म करने के बाद भी अगर आपको ये पता लगे कि सिर्फ देखें, आग लगाना और चले जाना ये काफ़ी नहीं होता, उनके पीछे लोग होते हैं जो आपको कहते हैं कि आग लगाओ। उनकी क्या मजाल थी आग लगाने की? वो तो गरीब 1-2 लोग थे, अब उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, मैंने पहले भी कहा। लेकिन जिन लोगों की आप बात करें, सारे के सारे इन्वॉल्व थे उसमें
पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, उसमें मालकान जो है इन्वॉल्व थे। मैंने कहा कि मैनेजमेंट ने कुंडी लगा दी थी, लोग इसलिए नहीं मरे सिर्फ कि आग लगी थी। आपको पता है जिन्होंने आग लगाई थी वो भी गरीब लोग थे, उनको नहीं पता था कि आग लगाने से होने क्या वाला है, उनको नहीं पता था कि कुंडी लग जाएगी उस पर, और कुंडी लगने के बाद कोई बाहर आ ही नहीं सकेगा क्योंकि कोई जगह ही नहीं होगी बाहर निकलने की। जवाद साहब, ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है, क्योंकि दो लोगों को इस केस से आप जुड़े हैं, ये बड़ा वैलिड आपने पॉइंट उठाया कि कुंडी मालकान ने बाहर से लगाई। अब उन्होंने, एक मिनट डॉक्टर साहब, उन्होंने अपने कपड़े बचाने से कपड़ों की ज्यादा कीमत समझी, वो 250-300 बंदों से कीमती जानो ज्यादा उन्होंने कपड़ों की, मालकान का तो रोल है, मालकान का रोल तो है। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन जिन इदारों ने बिल्डिंग गलत जब तामीर कराई उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? जी देखिए, मेरी बात सुने, मैंने जवाब की बात को या आपकी बात को रद्द नहीं किया, मुस्तरद नहीं किया, इन सारी बातों के इम्कान को प्लीज मेरी बात को समझे। मैं तो जिन खतूत पर मुकदमा चला, जो ठोस सबूत शवाहिद उसमें पेश हुए, जो JIT में सारी बातें आई, उसके मुताबिक जो आज का फैसला वो इस बात की दलील है कि ये इस पूरे सानिया को MQM एक नजरियाती, देखिए मेरा ताल्लुक नहीं है उससे, लेकिन मैं उसके नजरिए को मानता हूँ, मैं उसकी जो खिदमत रही अवाम के लिए मैं उसको मानता हूँ। जो अच्छे लोग, हजारों लाखों कारकुनान मुखलिस हैं, जो बेलौस लोगों की खिदमत के जज्बे से सरशार हैं, खुदा के लिए किसी सियासी अमल को डिस्कार्ड ना करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हाँ, जो भी कल्प्रिट है, चाहे जिसने मुकदमा वापस लेने के पैसे लिए, चाहे डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें कहीं ये बात नहीं हो रही, MQM की बात नहीं हो रही, बात तो उन इंडिविजुअल की हो रही है जो इसके जिम्मेदार हैं। हमने किसी ने भी ये कहा कि MQM जिम्मेदार है। बात ये है कि वो हमाद सिद्दीकी हो, रऊफ सिद्दीकी हो, इसका मतलब MQM नहीं है। मसला ये भत्ता मांगा उन्होंने, ये JIT की रिपोर्ट में साबित हुआ, वो बरी भी हो गए। MQM से और तल्लक है, पहले भी थे, अभी भी MQM के आप रूह रवाए, तो आपके ऊपर तो इल्जाम क्यों नहीं लगा सकता इस पत्ते का? कभी आया नाम आपका? देखिए जब ये JIT रिपोर्ट पब्लिश हुई थी गालिबन जुलाई में, तो सबने उस वक्त भी सवाल पूछा था, इस JIT की रिपोर्ट में रऊफ सिद्दीकी साहब का नाम नहीं था, तो फिर हमें उसी वक्त ये सवाल उठाना चाहिए, और जो भी अगर हाई कोर्ट में जाए मालूम करें। देखिए, केस सिर्फ चला है जलाने के वाक़े पर, उसके नतीजे में जो इंसानी जिंदगियों का लॉस हुआ है, सिर्फ केस खुद पर चला है। मैं इसके साथ जो मुंसलिक है, मैं उनके इम्कानात को डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपकी बात को इस तरह से एंडोर्स कर रहा हूँ कि अगर ये है तो JIT में ये क्यों चीजें हैं। अच्छा, बाइला ब्रदर ने जब दुबई से अपना बयान रिकॉर्ड कराया और अदालत को रिकॉर्ड कराया, तो अदालत के जज ने और अदालत में मुख्तलिफ वुकलान और इस्तिगासा ने क्यों नहीं उनसे पूछा कि भाई आपने क्या पैसे दिए थे जब आपने अपना केस खत्म कराया? क्या मैनेजमेंट ने और आपने जो दरवाजे बंद कर दिए थे अपने कपड़ों को बचाने के लिए, तो उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है? ये सवालात तो उनसे पूछे नहीं गए। उन्हें तो गोया के मुद्दई या वादा माफ गवाह बना के एक लिहाज से कानून की नजर में उनसे तो सिर्फ और सिर्फ MQM के इन चंद लोगों के ऊपर सारी जो है वो ये सारा मामला थोपा गया, जिसके नतीजे में अब जवाब कुछ भी कहे, मैं कुछ भी कहूँ, आप कुछ भी कहें, वो 2 आदमियों को सजाए मौत हो गई, 8 सहूलतकारों को छोटी मोटी सजा हो गई। तो मैं आपकी बातों के इम्कानात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि तहकीकात होनी चाहिए, चाहे हाई कोर्ट में जाए और हाई कोर्ट ऑर्डर करे, चाहे इंतजामिया या हुकूमत इस बात का नोटिस ले कि अगर ये भी इल्जाम है कि किसी ने भत्ता लेकर केस वापस किया तो इसकी तहकीकात हो, किसी ने भत्ता 20 करोड़ का मांगा और नहीं देने पर ये हुआ तो उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर मालकान ने एक एग्जिट जो है वो एक एग्जिट और एक एंट्रेंस है तो उस पर भी होनी चाहिए। ये सारे इदारों भी हो, रेप्रीमांड भी हो और उनसे पासपोर्ट भी होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इसकी हिमायत करता हूँ, मैं इससे अलग नहीं हूँ, लेकिन मैंने तो जो जिन खतूत पर मुकदमा चला और जो फैसला है मैंने उस पर अपनी राय दी और उस पर मैंने कहा कि हाँ, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं और ये चंद अफराद का अमल है जो आज साबित हुआ है इस अदालत। ये मैं सिर्फ इतना कहूँगा। जवाद साहब, जिस तरह से डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं
क्या ये केस अब ख़त्म हो गया या इसको आगे जाना चाहिए? इस पे मज़ीद एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो लोग बरी हुए वो किस तरह से बरी हुए, किस तरह से उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, JIT में अगर उनको इन्वॉल्व किया गया तो उस पर क्या एलिगेशन थे, और इस पूरे चीज़ को प्रॉपरली हाई कोर्ट में लेके जाया जाना चाहिए और इसकी दोबारा से भरपूर तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जी जवाब भाई। मैं तो समझता हूँ जी कि होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था ना, इस मामले के बहुत से पहलू हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पहलू तो मैं इस तरह उसको जोड़ूंगा एक ऐसे वाक़े से जो 1911 में न्यूयॉर्क में हुआ था। एग्जैक्टली यही हुआ था। आपको हैरानी होगी कि गारमेंट फैक्ट्री के अंदर इसी तरह लोगों को बंद कर दिया गया इस चक्कर में कि कहीं वो उठा के ना भाग जाएँ चीज़ें, और वो जल के मर गए। और आपको पता उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद न्यूयॉर्क की आबादी उस वक्त 20 लाख, 5 लाख लोग, 1/4 ऑफ द होल पॉपुलेशन, वो बाहर निकले। उन्होंने एजिटेशन की और मुसीबत डाल दी। उन्होंने कहा ये हमारे न्यूयॉर्कर्स से, इनको जला के जानवरों की तरह डरबे के अंदर बंद करके जला के मार दिया गया। हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। अब आपको पता है वहाँ पे तो जब कोई मूवमेंट होती है तो उन लोगों के तो फिर राइट्स की बात जब वो करते हैं तो वो तो फिर छोड़ते नहीं है। शिकागो भी आपको पता है जब लोग निकले थे तो उन्होंने अपने लिए तमाम मुराद ली थी। वो जो 8 घंटे की जब उन्होंने करवाई थी अपनी वर्किंग आवर्स, तो वो लाखों लोग बाहर निकले थे। तो ये वो बेहिस्सी का मुआशरा है पाकिस्तान का कि ये वाक़या होता है, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। देखें मजदूर किसान किस तरीके से काम करते हैं इस मुल्क के अंदर। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा पहलू, अगर इस केस को आगे और लेके जाया जाए तो ये भी पता चलाया जाए कि इस तरह की जो हज़ारों फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर लोगों की मिनिमम वेज कितनी है, सोशल सिक्योरिटी है कि नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है उसके अंदर भी उनको एग्जैक्ट पूरे पैसे दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते, और अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर है तो क्यों है, उनकी तो पर्ची तक नहीं होती, वो जो एम्प्लॉयमेंट स्लिप होती है पता ही नहीं होता, वो गुमनाम होते हैं, उनका पता नहीं होता कि काम करते भी नहीं करते, कोई ओल्ड एज बेनिफिट्स नहीं होते, कोई पेंशन नहीं होती। फिर मैंने आपको बताया कि हेल्थ एंड सेफ्टी के कोई हैजर्ड जितने हैं उनके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। सारी फैक्ट्रीज करोड़ों अरबों रुपया कमा रही हैं, इतने अमीर लोग हैं। इन पहलुओं पर भी बिल्कुल काम होना चाहिए। बड़े इंडस्ट्रियल ऐसी सजाएं हो जाएं जो भी हैंडलर्स थे पीछे, ना सिर्फ करने वालों को, कि आइंदा कोई सोच भी ना सके। ये भत्ता ये सब कुछ कराची में बहुत ज़्यादा चलता रहा है, हम सबको इस बारे में पता है। अभी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मिलते हैं और बात करेंगे एक और अहम पहलू पर कि मियां नवाज शरीफ साहब को तो मना किया जा रहा था कि तकरीर ना करें, लेकिन फिर APC में किसके कहने पर की उन्होंने तकरीर। ब्रेक के बाद अब पता चला। GOI फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े एग्रेसिव हुए हैं आजकल, और वो तो कह रहे थे कि इस्तीफे दो, बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन जो चीज़ें असद खरल साहब के पास हैं मुझे इन्होंने ब्रेक में दिखाई हैं, नाकाबिले यकीन है। यकीन करें, इतने एसेट्स, इतना कुछ मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास है, मैं हैरान हो गया हूँ कि वो तो अरबपति हैं। फिर तो अरबपति हैं। ज़रा सुनते जाएं असद खरल साहब, क्या कुछ पता चल सका अब तक। सुनते भी जाए और मेरे ख्याल शर्माते भी हम ही जाएँ। नाज़रीन, अब ये जो पलंदे हैं उसामा साहब देख रहे हैं, अब ये फरिश्त किन की है? मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके भाई, उनके फ्रंटमैन और उनके बेनामीदार्स की। ये सिर्फ असासों की मैं तफसीलात अगर आपको बताऊं ना, इसके लिए 4-5 प्रोग्राम चाहिए, लेकिन अगर शॉर्टली मैं पढ़ देता हूँ, शॉर्टली अगर आप इजाज़त दें प्लीज़ जल्दी। और ये मैंने खुद नहीं बनाई, ये एग्जिस्ट करती हैं। मौलाना साहब अगर कहें, उनके तर्जमान कहें, इसको चैलेंज कर लें जो हम चीज़ दिखा रहे हैं, और उनको हमने टीम को भी कहा है, उनसे रब्ता भी किया जाए, दोबारा भी हम हाजिर हैं ताकि वो पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें तो वो दे सके। तो मौलाना साहब अभी शोर जो घेरा, उनके तांग और शोर बचा रहे थे, उसकी असल वजह मेरे सामने आ गई है कि वो क्यों तिलमिला रहे थे। क्योंकि चेयरमैन नैब ने जब उनके खिलाफ इंक्वायरी अथोराइज की, उसके अंदर इल्ज़ामात क्या हैं, ये नैब के अंदर जो मामला प्रोब हो रहा है, इल्ज़ामात क्या आ रहे हैं, सुनता जा और शर्माता जा, हम खुद शर्मा जाए मेरा ख्याल है। क्योंकि वो एक मुअज़्ज़ज़ सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, मजहबी रहनुमा है, उनके दिल में हमारे लिए बड़ा एहतराम है। अब ये है जी उनके बंगलोज, अब मैं तफसील से पढ़ता जा रहा हूँ जितनी अब जल्दी हो सके। बंगलो फॉर हिज ब्रदर, उनके भाई का जी बन्नू रोड पे एक बंगला है, मैं उर्दू में करके उसको आराम नाजरीन के लिए। शुगर मिल है जी, ये नैब के जो इल्ज़ाम है जिसकी बेस पे इंक्वायरी फजलुर रहमान साहब की शुगर मिल, ये नैब ने, अगर जाहिर बात है उन्होंने को बोलने की वजह से इंक्वायरी नहीं, इतने लंबे चौड़े खातों की वजह से इंक्वायरी। चेयरमैन साहब छुपे रुस्तम है। हाँ जी, छुपे रुस्तम निकले हैं ना। 300 कनाल एग्रीकल्चर लैंड है। ही इज अलेज्ड, उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ट्रांसफर एग्रीकल्चर लैंड उन्होंने जो मौजा रखता कराची ऑन्ड बाय गवर्नमेंट इन हिज ओन नेम,
उनके सरकारी जमीन अपने नाम कर। हाँ जी, मैं उर्दू में तक नाजरीन की आसानी के लिए। ठीक। एक घर है जी अब्दल खेल पहाड़पुर DI खान, वर्थ है उसकी, अब पता नहीं आगे वो मुख्तलिफ डिजिट लिखे हुए हैं। एक हाउस है शोर कोट में, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट DI खान, उसकी वर्थ भी आगे लिखी हुई है। 5 कनाल प्लाट एडजेसेंट टू अबव मेंशन्ड जो हाउस है, अच्छा तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट DI खान, उसकी भी आगे करोड़ों लाखों में अमाउंट है। मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं भी कैलकुलेटर गुम हो जाता है। अच्छा, एटलीस्ट 2 हाउसेज हैं, उसके 2 घर हैं जी, कंस्ट्रक्टेड एडजेसेंट टू द अबव जो प्लॉट है उसके साथ। पहले आपने घर बताया उनके साथ और भी हैं। हाँ, ज्वेलरी है वर्थ जनाब काई 2.5 सैकड़ा हज़ार 10 लाख 9,50,000 की। अलाइड बैंक अकाउंट नंबर 1395 उसके अंदर पड़े हुए हैं काई 2.5 सैकड़ा हज़ार 10 लाख 20 लाख। अच्छा। हाँ 20 लाख में गलत ना हो जाए ना। एज डिक्लेयर्ड इन 2017 में ECP में जो उनकी है। हाँ जी। हाउस होल्ड फर्नीचर है उनका जी 60,000 का। अच्छा। क्योंकि सोफा के एक आध को होगा, सारी बात है। अच्छा, रिप्लाई ऑफ DC जो DI खान है शोज दैट द सब्जेक्ट, उन्होंने कहा कि 47 कनाल 4 मरला ऑफ लैंड जो लैंडेड प्रॉपर्टी है विद कंस्ट्रक्शन इन शोरकोट एक मिनट आउट ऑफ 47 कनाल जो मरला 4 कनाल, क्योंकि मौलाना साहब है फिर बात गलत से गैर जिम्मेदारी ना हो जाए। मैं करके पता नहीं सैकड़ों घेर मुकीम कॉलोनी है 32 कनाल आगे, फिर अप्रोक्सीमेट मेंशन्ड ब्रदर उनके हैं जी लुत्फुर रहमान साहब 3 कनाल 7 मरले इनके नाम है, अब्दुल रहमान 3 मरला इनके जो नाम है, और ये बाद कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी हैं। जीप है, लैंड क्रूजर प्राडो है, इनका लुत्फुर रहमान साहब के इम्पोर्टेड जो है इनकी नवंबर 2013 में की थी, वैल्यू उसकी है 6 मिलियन। आगे फाइनली द इंक्वायरी वाज डिसाइडेड इन द रेफर जो है ना वो GHQ में जो था इन EBM, ये जो नैब की हुई है 9 अक्टूबर 2017 को एक हुई थी। प्रीवियसली CV वाज प्रेजेंटेड जो रीजनल ब्यूरो में हुई 23 जुलाई को हुई थी 2020 को। अच्छा। और उसके अंदर ये बहुत सारी चीजें चूंकि आ गई कि फॉरवर्ड नैब को भेजी गई। अभी आप एक लिस्ट नहीं पढ़ सके। अब एसेट इन द नेम ऑफ मौलाना फजलुर रहमान जो है उनके जो बेनामीदार हैं उस हवाले से भी 2 घर हैं जी, एक प्लाट है DI खान में, एक बंगलो है F8 इस्लामाबाद में, फ्लैट्स हैं, शॉप्स हैं पेशावर, कराची एंड क्वेटा में, एक घर है 5 एकड़ लैंड है उसमें पेनाला के क्या DI खान में। अच्छा। उसके बाद जल्दी जल्दी एक हाउस जनाब घर है और 5 मतलब एकड़ है एग्री लैंड, ये है अब्दुल खेल जो है DI खान में। एक घर है जी उनका मुदस्सर 5 एकड़ है तो शोरकोट में है, फिर एक और फ्लैट है दुबई में है। माशाल्लाह आगे बढ़ते जा रहे हैं, दुबई में फ्लैट। हाँ जी। फिर जो रिसेंटली उनकी जो परचेज की है उन्होंने चक शहजाद में जनाब इस्लामाबाद थ्रू फ्रॉम जो है फ्रंटमैन सर मैं गुलाम अली एक्स सेनेटर है उनके नाम की है अपने। अच्छा जी। ये नैब कह रहा है सन उनके हैं फयाज अली सन इन लॉ ऑफ मौलाना फजलुर रहमान। ठीक है, समझ रहे उनके नाम पे। सर ब्रेक हो जाएगी, मैं अगर आप इजाजत दें। वर्थ 3 बिलियन इसके हैं सिर्फ, एंड सोल्ड इट विद हैंडसम प्रॉफिट। मजीद भी आगे सर फिर और बताते हैं फ्रंटमैनों के थ्रू जो इन्होंने जमीनें ली हैं, हजारों कनाल अलग है। मूसा का बेटा अच्छा चलिए है जियाउर रहमान भाई DC बन गए, मजे लूटते रहे। अभी आधी तफसील हुई है, हजारों कनाल फ्रंटमैन है, सुन ले फ्रंटमैन के हैं। अच्छा खैर साहब मैं जवाब कनाल एक है। पॉइंट ऑफ व्यू ले लेना चाहिए। जब जवाद अहमद साहब ये बताएं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अब ये नाज़रीन आते हैं, ये बहुत लंबी फरिश्ता है, कल प्रोग्राम में बता देंगे। ये बहुत लंबी है, मौलाना साहब को कल भी हम मौका देंगे, वो अपना बताएं आगे कि ये हमने कैलबरी फाउंड में ये जाली बनाई गया तो साबित करें। अभी फ्रंटमैनों का हिसाब अभी रहता है, वो भी मैंने देख लिया है। और इसके नहीं अभी तो खाता काफी है। अच्छा जवाद भाई ये बताएं कि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, अब हमारे पास ये अंदर की खबर ये है कि सीनियर लीडरशिप नून लीग की चाहती थी कि मियां साहब तकरीर ना करने, वरना ये इंप्रेशन जाएगा कि अदालत में आते नहीं है और बिल्कुल ठीक ठाक है, मतलब भी तकरीर कर रहे हैं। लेकिन जो तकरीर में उन्होंने कहा, और ये मरियम नवाज के कहने पर, उन्होंने फोर्स करने पर मियां साहब ने तकरीर कर दी, वो तो सारा कुछ उन्होंने फौज के खिलाफ, के इलेक्शन भी हमेशा रिग्ड होते हैं, ये सारा कुछ होता है। तो आप इस पर क्या कहते हैं कि ये मियां साहब ने इतना ज्यादा फौज को टारगेट कर दिया तो अपने इलेक्शंस भूल गए हैं वो, कि वो किस तरह जीते? फिर पहले तो मैं आपको बताऊं कि APC अभी थोड़ा अर्सा पहले लाहौर में हुई थी, उसमें मुझे बुलाया गया था। अच्छा। ब्रावी पार्टी को मैंने रिप्रेजेंट किया था और मैंने वहाँ जाके सारी एलीट के खिलाफ तकरीर कर दी। और मैंने कहा जी ये सारे सरमायादार जागीरदार माफियाज हैं, ये एलीट वर्सेस एलीट है, तो आम लोगों का तो सियासत में कोई दखल ही नहीं है, उनको तो बिल्कुल वो कहते हैं ना पंजाबी में खुड्डे लाइन लगाया हुआ है। तो मैंने कहा इसलिए ये तो अजीब पार्टी सच बोलने की सजा है कि आपको भी खुड्डे लाइन लगाया ना पहली वाली में ना बाद में। अच्छा
जी जी, सच बोलने की सलाह तो मिलनी थी ना, खुडे लाइन आप तो उन्होंने मुझे कहाँ बुलाना था। हाँ जी सही। तो हाँ, अब दूसरी बात क्या है, अब दूसरी बात यह है कि देखें, आपने जो बात की है, हमारे पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि फ़ौज जो है हम उसकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। मैंने तो फ़ौज को बहुत ही प्यार किया ज़िंदगी में, लेकिन हमारा प्रिंसिपल मौक़िफ़ ये है कि उनको पॉलिटिक्स में दखल नहीं देना चाहिए। ये तो एक देखें डेमोक्रेटिक कोई भी आदमी ये कहेगा। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो लोग हैं सारे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से आप स्टार्ट करें, अयूब खान के साथ उनके जो ताल्लुकात थे, उसके बाद आप आए नवाज शरीफ, उनके जो ज़िया-उल-हक के साथ ताल्लुकात थे, उसके बाद आज आप सारी पॉलिटिकल एलीट अपनी देखें, सबके पास या तो वो खुद या उनके इर्द के जितने लोग हैं वो या तो करप्शन करते हैं या कानूनी गैर कानूनी तरीके से पैसे बनाते हैं, अरबों खरबों रुपया। उनके बहन भाई भी बनाते हैं, आपने भी बताया। आपके तो यहाँ पे तमाम बड़े बड़े वज़ीर आज़म आज तक के जितने भी हुए हैं और वो जो सदर हैं वो सारे अरबपति खरबपति लोग हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या फ़ौज जो है वो नहीं देख रही? वो भी देख रही है कि क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। तो वो एक स्टेक होल्डर बन चुकी हुई है। अगर कोई फ़ौज को नज़र आए कि कोई ऐसे लोग हैं जो कि आम लोग हैं, पैसा कमाने नहीं आए, खिदमत करने आए हैं और आम लोगों में से उठे हैं, तो फिर फ़ौज को भी देखना पड़ेगा यार, इनको हम क्या कहें। मसला ये है कि ये तो खुद इनके सबके हाथ रंगे हुए हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि आप सिर्फ फ़ौज में सारा कुछ डाल के इस मुल्क की पॉलिटिक्स पे तबसरा कर सकते हैं। आपको पता है कि पॉलिटिकल एलीट जो है 1951 में मसूद खदरपोश ने अपनी किताब लिखी थी नोट ऑफ डिसेंट। उन्होंने लिखा कि 1951 के अंदर जो सिंध की असम्बली थी उसमें 90% जागीरदार थे और 1953 में जो पंजाब की असम्बली थी उसमें 80% जागीरदार थे। तो जनाब ये तो इस मुल्क को स्टार्ट ही ऐसे इसकी पॉलिटिकल प्रोसेस हुआ, इसमें तो आम आदमी की गुंजाइश ही कोई नहीं थी। लेकिन जवाब परेशान होते हैं तो स्टेक होल्डर और भी आते हैं। आप सजेस्ट करते हैं कि फौज क्या करे इस सूरत में? एक तरफ सिविलियन सुपरमेसी की बात की जाती है, सिविलियन बालादस्ती की बात की जाती है, जमहूरियत की बात की, फौज क्या करे? उसका जो रोल क्या है, क्या कर सकती है फौज इस सिस्टम के अंदर रह के? इस सिस्टम में जो चल रहा है, जो फॉर द एलीट है, बाय द एलीट है और ऑफ द एलीट है, इसके अंदर तो फौज जो करी है वो वही करेगी। तो ऐसे और मेरा नहीं ख्याल कि आप इसका रोल अभी खत्म कर सकते हैं। अच्छा बाबर साहब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा अदरवाइज। मैं आपको बताऊं कि ये इंटीग्रेशन का फैक्टर है फौज जो है सब पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर कोई अवामी पार्टी उभरती है तो डेफिनेटली इनको भी ख्याल आएगा कि चलें अब बेहतर लोग आ गए हैं, ये लोग हैं जो अवाम में जाके मोहल्लों में जाके लोगों को लीडरशिप दे रहे हैं। ताकत से आना फौज क्या कर सकती है? आपकी पार्टी को अपलिफ्ट करना है तो वो तो वोट बैंक से आना है ना, फौज तो नहीं आपको ला सकती। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए अगर आप कहते हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो मैं तो कह रहा हूँ कि उसकी कोई लेजिटिमेसी भी है। चलो मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद एक और हमारी खबर जो है वो ऐसी है कि उस पर भी दिल दुखता है कि जनाब CCPO साहब आए हैं, वो ये कर देंगे वो कर देंगे। पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड इस वक्त जो बंदा है वो पूरी पाकिस्तान की पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही। क्यों? ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला लाहौर मोटरवे पर जो सानहा हुआ, ज्यादती और जुल्म हुआ हमारी बहन के साथ, एक मरकजी मुलजिम गिरफ्तार हुआ लेकिन जिसका नाम पहले आया आबिद अली, वो अब भी मफरूर है, अब तक नहीं गिरफ्तार हो सका। जबकि IG साहब ने भी कहा हम करीब पहुंच गए हैं, बस 24 घंटे में कर लेंगे। CCPO साहब ने कहा जी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, देखें क्या होता है। बाबर डोगर साहब, क्या वजह है, क्यों अब तक ये शख्स, एक शख्स, हमारी इतनी बड़ी पुलिस है, रियासत है, इदारे हैं, एक शख्स को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे? उसामा साहब, इनफैक्ट ये जो अदारे हैं तबाह हो गए हैं, रस्ट हो गए हैं, गल सड़ गए हैं, सिस्टम जो है वो तबाह हो गए। ये वही इमरान खान साहब जो 5 साल हमें KPK का पुलिस मॉडल पढ़ाते रहे, समझाते रहे कि जी वहाँ पर पुलिस इंडिपेंडेंट हो गई है, पुलिस बाख्तियार है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है उससे उसको निकाल दिया है, अब पुलिस इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, IG जिसका दिल करता है IG को ट्रांसफ़र करता है CM से पूछे बगैर। अब वही जब 5 साल के बाद जब पंजाब में उनकी हुकूमत आई है तो वो पंजाब का जो पुराना फरसूदा सड़ा हुआ सिस्टम था वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो जो KPK वाला सिस्टम था वो एक दिन के लिए यहाँ पर लागू नहीं हो सका। यहाँ पर MPAs MNAs जो हैं उन्होंने कहा जी ढेरों में अगर हमारे SHO ही नहीं बैठेगा तो हम तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो जब तक आप इस सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे ना, ये वाक़ये होते रहेंगे, ये सिलसिला रुक ही नहीं सकता। पुलिस करप्ट है,
2 नंबर है, SHOs देख लें करप्ट हैं। ये गले सड़े सिस्टम में इन्होंने कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं किस तरह के मुल्जिम। मैं हैरान हूँ, 3 दफ़ा टिप मिली, 3 दफ़ा पुलिस ने रेड की, 3 दफ़ा मुल्जिम निकल गया। वो सारी पुलिस को पढ़ के उनकी चित्रोल करते हैं कि यार तुमसे कैसे मुल्जिम पहुंच गए थे ये जो उसके वो सारी मैं जवाद साहब से मैं पूछता हूँ कि जवाद साहब ये क्या जो 5 साल KP का सिस्टम जो है पुलिस सिस्टम हमें पढ़ाया गया कि वो रोल मॉडल है, और अब यहाँ पर आके कहते हैं कि एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता। इसको आप किस तरह से देखते हैं कि वाकई पंजाब में कोई नया पुलिसिंग सिस्टम नहीं आ सकता? डोगर साहब आपने खुद ही बात ये कर दी है, पहले मेरे मुंह से आपने अल्फाज ऐसी पहले ही छीन लिए हैं। मैं तो आपको एंडोर्स करूंगा। देखें, सारी पुलिस जो है, सारा सिस्टम जो है, मैं फिर कहूँगा कि ये बड़े बड़े लोगों को प्रोटोकॉल्स देने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए ये इस्तेमाल होता है इस मुल्क में। इस मुल्क में अदालतों तक मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जाती है कि अदालतें भी इंसाफ आम आदमी को या तो देर से देती हैं या देती नहीं हैं। और जो बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं उनको चाहे वो अंदर भी डालना हो या बाहर भेजना हो, जैसे नवाज शरीफ बाहर चले गए हैं, और या फिर उनको बिल्कुल ही छोड़ देना हो, वो फ़ौरन उनका इंसाफ हो भी जाता है। तो मैं नहीं समझता कि पुलिस का स्ट्रक्चर जो है वो तबकाती पॉलिटिक्स के साथ अगर हम उसको ना जोड़ें तो वो ठीक हो सकता है। जब तक आम लोगों के पास पावर नहीं आएगी, जो कि एक चीज़ जब आप भी पॉलिटिशियन है, जब एक पार्टी के हेड है, जब आप लोग अपोजिशन में होते हैं, हुकूमत से बाहर होते हैं, आपको सारा सिस्टम फरसुदा नजर आ रहा होता है। इमरान खान साहब को भी नजर आता था, नवाज शरीफ को भी नजर आता था। ये कुर्सी में कौन सी खराबी है कि जब आप कुर्सी में बैठते हैं तो वही सिस्टम ठीक लगना शुरू हो जाता है? डोगर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं अपने बारे में। मेरे वालिदैन थे पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर। मैंने एक बात पक्की कही हुई है तमाम अपनी पार्टी के अंदर कि मैंने कोई वज़ीर आज़म बनने का मुझे शौक़ नहीं है। मैं बन भी अगर सकता हूँ, 1% चांस भी हो तो मैंने नहीं बनना। हमने एक पार्टी बनानी है, बड़ी पार्टी बनानी है आम लोगों की। मैंने जैसे कहा कि जैसे लेबर पार्टी है इंग्लैंड में, वो तो सादिक खान को खड़ा कर देती है लंदन के मेयर के लिए, जो कि एक पाकिस्तानी मुसलमान इमिग्रेंट बस ड्राइवर का बेटा है। कोई कर सकता है इस मुल्क के अंदर खड़ा किसी शहर के मेयर के लिए ऐसे बंदे को? तो ऐसी पार्टी चाहिए होती है। हम तो वो पार्टी बना रहे हैं। लेकिन जवाद साहब कौम के साथ तो अभी तक तो हाथ ही समझते हैं। बनना है जवाद साहब, सॉरी, हमारे साथ तो अभी तक हाथ ही समझ रहे कौम के। इमरान खान साहब ने तो वादा किया था कि यूथ, नई नौजवान नस्ल, आम आदमी को रियासत पाकिस्तान, एक पाकिस्तान, वो वज़ीर आज़म बन गए। जो डोगर साहब का सवाल है, वहां से कौन सा चश्मा ऐसा आ जाता है कुर्सी के ऊपर बैठे जो आपको पूरे नजर आ जानी शुरू हो जाती हैं? मतलब वो कौन सा ऐसा टीका चश्मा है जिसे आपको तो हुरे नजर आती हैं? हमें तो आप कभी बिजली का टीका लगाते हैं, कभी गैस का टीका लगाते हैं, कभी आप जनाब कोई महंगाई का टीका, कभी चीनी का टीका, कभी गंदम का टीका, कभी अब रोटी 8 रुपए पे भी नहीं मिलती, लोग लेके फिर रहे हैं, 6 के 8 हो गए, वो भी नहीं मिलती। वो हमें भी टीका बता दे, वो हमें भी बता दे, वो कौन सी हो रहे कब नजर आती है, कौन सा ऐसा बहुत बड़ा बहरान है, ये कह दिया। क्या आप मत बताएं, इमरान खान साहब ने कौन सा वादा किया? आपने क्या गेज किया? ठीक है, छोटा सा और लॉन्ग टर्म मंसूबे नोट इमरान खान की पॉजिटिविटी भी है, उसमें मैं बताता हूँ क्योंकि क्रिटिकम है। लॉन्ग टर्म मंसूबे पहली दफा अयूब खान के बाद इमरान खान के हैं जो लगाए हैं उसने, तो अभी बाद में उसका हमें फायदा उठाएंगे। जी 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 फासा, मेरा अपना ही ख्याल है जी कि अगर कोई पार्टी के अंदर सरबराह खान जो हैं वो पार्टी अपने इर्द गिर्द बनाते हैं ना ताकि आखिरकार वज़ीर आज़म बने, तो ये एक सबसे बड़ा पहला मसला ये होता है। और दूसरा ये कि जब वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो इसी बात पे करते हैं कि हम वज़ीर आज़म बने। कुछ को ओहदे का सिर्फ शौक़ होता है, कुछ को पैसा भी कमाना होता है, पावर का भी नशा लेना होता है। तो मैं समझता हूँ कि अब आपने चूँकि सवाल पूछा है, 2011 में इमरान खान ने अपनी सियासत चेंज कर दी थी, और वो इसलिए नहीं की थी मेरे ख्याल में कि उनको लग रहा था कि ये सियासत जो है इससे पाकिस्तान का भला होगा। उनको ये समझ आ गया था कि जो सियासत मैं कर रहा हूँ, एक तो वो बड़ी लंबी सियासत है, आम लोगों के साथ सियासत करना बड़ा मुश्किल काम है। बात ठीक है। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म तो मैं बन नहीं सकता इस तरह, तो वही सियासत करें जो बाकी सारे करते हैं। यू टर्न पहला जो है वो वहाँ लिया था, बात के यू टर्न है जो सैकड़ों
जवाद साहब आप ये बताएं हमारी पुलिस किस तरह ठीक हो सकती है? हम अभी एक केस की बात कर रहे हैं, आबिद अली मोस्ट वांटेड कहा गया, 7 खाके इसके जारी कर दी गए, कम से कम 2 से 3 मरतबा पुलिस को पकड़ के करीब पहुंच गई, आखिरी दफा अपनी साली से मिलने आया, वहां पुलिस पहुंची लेकिन वो वहां से भागने में कामयाब हो गया। पुलिस के 3 थे, भाग तो 3 बंदे थे। हम कैसे करें? आईजी बदलने से काम हो जाएगा? आईजी तो उन्होंने 6 दफा बदल लिए, चीफ सेक्रेटरी भी बदल के देख लिए, सीसीपीओ भी एक ऐसा आ गया उसने अजीब सा बयान दे दिया। तो क्या करें इमरान खान साहब कि ये इसको पकड़ सकें, ये लोगों के आम आदमी के लिए कोई रिलीफ मिल सके, उसके FIR दर्ज हो और पुलिस उसके लिए हरकत में आए, बजाय इसके कि वो नोटिस का इंतजार करें। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला नोटिस दिया है तभी हम आए। जब कोई औरत कॉल करे बेचारी वहां पर बेयारो मददगार, तो पुलिस वहां पर पहुंचे, ये ना कहे कि जी ये सड़क हमारे अंडर नहीं है या मैं। अच्छा हाँ, छोटा सा एक जवाद साहब, अभी मैं एक छोटा सा वाकया सुना रहा था आपको, CCPO मौजूदा जो है उनके हवाले से, उमर शेख का उमर शेख साहब रिंग रोड पे, ये मैं जो बात ऑथेंटिक और रिकॉर्ड के ऊपर मुकदमा भी है रिकॉर्ड पे, उमर शेख साहब खुद इतने बड़े हाइप के बावजूद रिंग रोड पे जाते हैं, चौकी हल्लोकी में फोन करते हैं कि मेरी गाड़ी जो है वो बबलिंग कर रही है, मुझे हेल्प चाहिए। अब वो थाना जो मुतलका उस चौकी का है वो उसी थाने के अंदर एग्जिस्ट करती है। उमर शेख को वो ये कहते हैं कि जनाब ये हमारी हदूद में नहीं है, यानी जिस थाने की हदूद की चौकी है। उसके बाद उमर शेख साहब कहते हैं कि मैं CCPO लाहौर बोल रहा हूं और मैं अभी आपको मजा चिखाता हूं, CCPO लाहौर ने उसके खिलाफ मुकदमा किया। ये तो तमाशा लगा हुआ है, यानी CCPO को भी आगे। ठीक है जवाद साहब। जी मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो निज़ाम है ना जी, आपने खुद कहा था कि गल सड़ चुका है, बहुत ही गलीज किस्म का निज़ाम है, आम लोगों को ये कुछ भी नहीं दे पा रहा। आप इंसाफ की बात करते हैं, आम लोगों के पास तो खाने को अच्छी रोटी नहीं है, अच्छे वो कपड़े नहीं पहन सकते नए जो है ईद वाले दिन, आज तो उनके पास मकान रहने को नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ तालीम सेहत की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, इंसाफ की भी नहीं करनी चाहिए। तो इस मुल्क के अंदर मुझे लगता है इनकलाबी पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। आप मुझे पता है कि आप मुझे कहेंगे कि बाकी लोग भी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन देखिए आपने मुझे या हमारी पार्टी को तो आजमाया नहीं है ना अभी, तो आप हमें कह तो सकते हैं लेकिन आप ये नहीं कह सकते देखिए मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, हम तो अपने पैसों से पार्टी चलाते हैं, ना हमने पैसा कमाया है ना हमने आगे कमाना है। हम तो समझते हैं कि जो इन लोगों को लेके आना साथ, ये जो बड़े बड़े जागीरदार साहब, इमरान खान साहब ने भी पैसा तो नहीं कमाया, पैसा इमरान खान साहब भी नहीं कमा रहे, अपने रिश्तेदारों को भी नहीं नवाज रहे, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो तो वही माफिया के लोग हैं, वो तो सारे माफिया के लोग में बैठे कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। क्या उनको कहें हम, वो उनके आगे हाथों में खेल रहे हैं। रज़ाक दाऊद कौन है, नदीम बाबर कौन है, जितने इंटेलिजेंट लोग हैं माफिया के मिल में बैठे होते हैं। जवाद अहमद साहब, बराबरी पार्टी पाकिस्तान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये अलमिया है हमारा कि ये टेस्ट केस बना हुआ है पूरी पुलिस के लिए, खासतौर पंजाब पुलिस के लिए। एक मफरूर मुजरिम मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हो रहा, इतना बड़ा सानिया हुआ, अभी भी यही कहा जा रहा है जी बस करीब है करीब है। तो देखते हैं कि कब इसकी गिरफ्तारी होती है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।